बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, जब रियासत और अवाम के मफादात को बलाए ताक रख दिया जाता है और ज़ाती या सियासी मफादात को फ़ौक़ियत दी जाती है तो फिर इंतशार और बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, जो कि आजकल वतन अज़ीज़ में हमें नज़र आ रही है। सवाल यहाँ पर यही है कि फ़ाइनल कॉल PTI की देने के बाद जिस तरह PTI अपने सियासी एजेंडे को लेकर चल रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनके अपने ही कायदीन जो हैं, टॉप लीडरशिप है, उनके जो अपने मुख्तलिफ हवालों से बयानात हैं, उसमें तजाद भी नज़र आ रहा है और इख्तलाफ भी नज़र आ रहा है। PTI के मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के हवाले से उनकी अपनी पार्टी में जो कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रही है। असद कैसर साहब का कहना है कि तहरीक चलाने के लिए मौलाना फजल रहमान से राब्ते में, जबकि अली अमीन गंडापुर इसकी तरदीद करते हैं और इख्तलाफ उनका नज़र आ रहा है इस हवाले से। साथ साथ शौकत यूसुफजई की बात करें तो वो कहते हैं कि मुतालबात पूरे ना हुए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी, जिसका जवाब बहरहाल वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि जो आप पर पहले सवालात उठ रहे हैं, पहले आप उसका तो जवाब दे दें, और जो लाशों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका कोई एक सबूत तो पेश कर दें। नाज़रीन, ये तो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें एक दूसरे की तरफ से स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन आज हमने दोनों ऐवानों में एक बड़ा ही खुशगवार माहौल देखा। हमने आज काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा माहौल देखा जिसमें हर कोई एक दूसरे को सुन रहा था। उसमें हमने ये देखा कि जो PTI के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट हमें उसका रास्ता दिखाए। तो यकीनन ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि, और इस तरह की बाज़गश भी सुनाई दे रही है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। नाज़रीन, हुकूमत तो पहले ही मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी। बानिए PTI जो है वो बार बार किसी पावरफुल जो ज़राए हैं उनके साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल आज हमें PTI के कायदीन की जानिब से ये पैगाम मिला कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि PTI के जो कायदीन हैं, जो खुद हमें एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे, जो राब्तों और इख्तलाफात के हवाले से मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे के हवाले से स्टेटमेंट को जो है वो उसकी तरदीद कर रहे हैं, तो जो ये मुज़ाकरात होंगे तो ये मुज़ाकरात उसका जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उज़मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया उज़मा। साथ साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुकी है नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत, आपको भी वेलकम कहते हैं। नुसरत, मैं आपसे सवाल इसलिए लेना चाहूँगी पहले क्योंकि आज आपके हवाले से, आपकी जमात के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट हमें नज़र आ रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि काफ़ी अरसे के बाद जो है हमें दोनों ऐवानों में बड़े मतलब खुश अखलाकी और खुश गुफ्तार और एक पुरसुकून माहौल हमें नज़र आया। गो के एक इंतशार वाली जो कैफियत थी जिसको बार बार बयान किया जा रहा था, वो भी हमें नज़र आ रही थी, उसका जवाब भी बहरहाल दोनों तरफ से दिया जा रहा था। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त PTI किस मूड में है, यानी वाकई वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है? क्योंकि आपके कायदीन के 2-3 स्टेटमेंट हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस वक्त, और उसके बाद ज़ाहिर है जो हमारे कैदी हैं बगैर किसी वजह से जेलों में, उनकी रिहाई, अगर हमारा मैंडेट वापस नहीं होता तो कम से कम हमारा दोबारा इलेक्शन का कहा जाए, दोबारा इलेक्शन होता है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो खान साहब ने कही थी, और 26 अमेंडमेंट जो है उसको वापस लेने के बारे में। तो अगर ये चीज़ें मान ली जाती हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए मुज़ाकरात उसी वक्त होंगे ना कि हुकूमत की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिले कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हालात बेहतर हों। ना इस तरह अकेला एक आदमी लड़ता रहे और करता रहे तो इससे तो बात नहीं बनती, क्योंकि वो तो अब 1.5-2 साल हो रहे, 1.5 साल तो हो गए जेल में, और उसके अलावा भी कब से हम लोग लगे हुए हैं किसी न किसी उसमें, तो कोई सूरत नजर नहीं आती इसलिए कि यहाँ पे तो कुछ इस तरह हुआ है कि बिल्कुल ही पुरअमन लोगों को जिस तरह गोलियां मारी गई हैं, अब आप कहने करेंगे कोई इस तरह की चीज नहीं हुई है और पुरअमन नहीं था, तो मेरे ख्याल में तो जितना पुरअमन इतना बड़ा क्राउड लाखों का हो सकता है, उससे ज्यादा पुरअमन आप इमेजिन नहीं कर सकते। किसी ने कोई चीजें नहीं तोड़ा, दोनों तरफ ब्लू एरिया कि आप देख सकती हैं कि वो सारा कमर्शियल एरिया है। अब आपका ऑफिस भी तकरीबन वहीं पे जरा सा आगे जाके, तो आप ये देखिए कि कुछ किसी चीज को इतना संस्थान नहीं आया, लोगों के हाथ में या चने थे या कुछ पैसे थे और एक फोन था 2,000 रुपए तक का, इससे ज्यादा कुछ नहीं था वहाँ पे। लोग आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि 3 बजे से पहले पहले जो फौजी थे वो ऊपर आए, उन्होंने बुलाया बच्चों को, ऊपर गए, उनसे हाथ मिलाया, गले मिले, सेल्फियां ली, फिर उन्होंने वेपन और चले गए। लेकिन 3 बजे 21 मिनट की जो फायरिंग शुरू हुई है, उससे ही कोई
इत्तफाक से मैं वहीं पे थी, डी चौक पे, एंड डी चौक पे थी। और जो आंसू गैस फैंकी आई थी वो इतनी शदीद थी कि न सिर्फ ये सांस लेना मुश्किल हो गया था, बल्कि देखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि आंखों में बहुत बुरी तरह चुभ रही थी। और मेरे सामने कम से कम 2 लड़के फौत हो चुके थे और 3 पीछे की तरफ तो शहीद कर दिया गया। तो ये वाली चीज जाहिर है थोड़ा बहुत चलती रही दिन को, लेकिन जब आज इसे बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया उस वक्त मैं नहीं थी। उज़मा कारदार साहिबा, यकीनन हम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हमेशा 2 मैसेज बड़ा क्लियर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा एक तो ये कि जो इंतशार फैलाएगा, मुल्क की सलामती को दाव पे लगाएगा, उसके साथ कोई हम डायलॉग नहीं करेंगे, मतलब हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। दूसरी तरफ आज हमें एक चीज़ नज़र भी आई कि चलें, एक पीटीआई ने जो है वो एक मुफाहमत की बात करने की कोशिश की है, पार्लियामेंट का रास्ते के ज़रिए मुज़ाकरात की बात करने की कोशिश की है। तो हुकूमत अब इसको किस तरह देख रही है, और जो बाज़गश सुनाई दे रही है कि हुकूमती ज़राए से कि भाई कुछ इस तरह के मुज़ाकरात की पहल होने जा रही है, तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं? शाजिया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि मिसाके जमहूरियत और मिसाके जो मईशत है उनका चोली दामन का साथ है, और एक अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है, तरक्की की राह पे डालना है, तो अदम इस्तेहकाम से कोई आप मकसद हासिल नहीं कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल में सिर्फ तब जो है अफादियत अपनी शो कर सकते हैं या अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं अगर आप पार्लियामेंट और एक जमहूरियत का जो प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मिला हुआ है, वहाँ पे अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपकी सुनी भी ज़्यादा जाएगी, आपको मेरे ख्याल में इंसाफ भी ज़्यादा मिलेगा, और आपके जो भी मुतालबात हैं वहीं से पूरे होने हैं, और कहीं से पूरे नहीं हो सकते। अगर आपने एहतजाज का सड़कों का रास्ता लेना है और सिर्फ एक इंतशार और केओस फैलाना है, तो फिर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का तो आप सबूत नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपने अभी देखा है कि सीरिया में क्या हुआ था, आपने देखा कि किस तरह से बागियों ने जाके तो वहाँ पे वो तहस नहस फैलाने की कोशिश की और उल्टा कर दिया सारा मामला वहाँ पे। आपने देखा कि इराक में क्या हुआ, आपने ये भी देखा कि लिबिया में क्या हुआ, यमन और सूडान के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि हमारा वो वाला हशर हो, तो फिर आप सोच लें कि रेड लाइन आपकी पाकिस्तान है या रेड लाइन आपका कोई और एजेंडा है। तो अगर तो आज जो आपने पार्लियामेंट में देखा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी एक मुस्बत बात है, और अगर हम उस पर बढ़ेंगे, एक सब जितनी भी जमातें बैठी हुई हैं एक कौम बन के सोचेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, तो हम मजबूत करेंगे पाकिस्तान को। हम अपने इदारों के साथ जब खड़े होंगे तो कोई हमें मैली आंख से नहीं देख सकेगा। हमारी बाहर से जितनी भी जो इंतशारी एक एलिमेंट्स हैं, अंदरूनी और बैरूनी कितने ख़तरात हैं पाकिस्तान को, तो हमें कोई किसी किस्म की कारी ज़रब नहीं लग सकती अगर हम एक कौम बन जाएं, अगर हम अपनी मईशत का सोचें, अगर हम अपनी मईशत मजबूत करें और बाद में अपनी जो सियासत है उसको जो है उसके लिए हम जो हमने करना है हम करें, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान आता है, और इस वक्त हमें इतने बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं कि हम जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे जो दुश्मन ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स में हैं वो तो एक आंख नहीं हम उनको भाते, वो तो कहते हैं कि हमें कोई मौका मिले, कोई इनकी कमजोरी हमारे हाथ आए और हम इनको सफ़ा हस्ती से ही मिटा दें। लेकिन ये अज़ाइम कभी नहीं पूरे होंगे, और ये इन अज़ाइम को डिफीट करने के लिए और इन अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए आज जो आपने देखा पार्लियामेंट में, वो हमें माहौल चाहिए। उज़मा, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन यही चीज़ जो है ना हमें नज़र आई है, हमेशा से हुकूमत का रवैया यही रहा है कि मुफाहमत की पॉलिसी को अपनाया जाए मुल्क की खुशहाली, मुल्क के इस्तेकाम के लिए। लेकिन बानी पीटीआई कभी भी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। अब आज पीटीआई चेयरमैन ने जब ये बात की, बैरिस्टर गौहर ने, कि हम पार्लियामेंट से के ज़रिए जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता चाहते हैं, यानी वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो ये तो बड़ा अहम सवाल है ना कि ये हैं कितने संजीदा, क्योंकि जितने इनके आपस के स्टेटमेंट और आपस के इख्तलाफात हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ, तो ये इस मुज़ाकरात को किस तरह आगे लेके चलेंगे?
देखिए, हम यही देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं पीटीआई में बहुत मुनासिब बातें भी करते हैं। उसमें बैरिस्टर गौहर एक हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उसमें उमर अयूब हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें हम आगे की तरफ बढ़ें। अब आपने देखा कि जब ये लोग चले थे 24 नवंबर को, तो इन लोगों को जो बानी की तरफ से बकौल इनके जो इंस्ट्रक्शन मिली थी वो यही थी कि आपने इस्लामाबाद पहुंच के संजरानी पे बात हो गई है, इंटीरियर मिनिस्टर से हमारे मुज़ाकरात जो हुए हैं, हम वहीं बैठ के एहतजाज करेंगे और फिर उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गंडासा लेके फिरते हैं, और बानी जो बैठे हुए ना हमारे अडियाला में, उनको गंडासे वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। उनको वो लोग पसंद हैं जो कि ऐसी की तैसी फेर दें, जो कि हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके कपड़े फाड़ें, उनको डंडों से उनकी हड्डियां तोड़े। उस्मा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हमें वजीर कानून साहब ने भी और इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने भी, कि इस वक्त जो है मुल्क को जो जिस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार है, तो ये जो मुल्क की तरक्की के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जितनी भी कोशिशें और काविशें कर रहे हैं ये बेसूद साबित होंगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा माहौल, साजगार माहौल पैदा किया जाए जिससे मुल्क की तरक्की का रास्ता ना रुके। आप खुद सोचें शाजिया, कौन मुल्क है जो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट लेके आएगा? अगर वो देखेंगे कि इतना इंतशार है, इनको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक मॉब मेंटेलिटी है और हर वक्त ये एहतजाजी मोड में रहते हैं, तो किसी की इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई डुबोने के लिए आपसे माजरत के साथ कहूंगी कि नुसरत साहबा से राब्ता मेरा के तमाम इशारे अब मुस्बत जा रहे हैं। तो उस्मा साहिबा, अब ये जो आज हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने भी जो सेनेट में बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि यलगार से मसाइल हल नहीं होते हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शौकत यूसुफजई जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर 14 दिसंबर से जो है हम उसकी दोबारा जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तो ये जो माहौल है इसमें हम किसकी बात को कंसिडर करें? क्या हम पीटीआई चेयरमैन की बात को कंसिडर करें या हम शौकत यूसुफजई की बात को हुकूमत कंसिडर करेगी? देखिए, शंघाई कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो वो लोग क्यों आए थे? 12 मुल्कों के सरबराह आए थे और वो सिर्फ इसलिए आए थे कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप देखें कि बेलारूस के सदर जो आए, उनके पास 40 बिजनेसमैन साथ आए। वो क्यों आए थे? वो हमारे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो हमारे आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो बात सारी ये है कि क्या रियासत जो है हर वक्त इसी तरह से जो इंतशार है उसको कहेगी कि वेलकम करेगी कि आए, आप हर एक को भगा दें यहाँ से, और जो इकोनॉमिक एक रिवाइवल है पाकिस्तान का उसको आप खतरे में डाल दें? तो ये तो नहीं हो सकता ना शाजिया। अब आपने पूछा कि किसकी बात चलेगी? बात उन लोगों की चलेगी जो कि पार्लियामेंट में बैठ के बात करेंगे, उनके मुतालिबात पे भी गौर होगा, उनसे मुज़ाकरात भी किए जाएंगे, और जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगा। तो फिर रियासत तो चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई ना। हम पाकिस्तानी हैं, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से कमजोर हो, या हम नहीं चाहते कि हमारे दुश्मनों को मौका मिले कि वो हम पे वार करें। और वार दुश्मन तभी करता है जब आप अंदर से आप कमजोर हो जाते हैं, जब आप एक दूसरे में नफरतें फैलाते हैं, जब आप एक दूसरे के गले पड़े होते हैं। अब हमने मोहब्बत बांटनी है, हमने बातचीत का रास्ता खोलना है, और हमारा रास्ता बहाल हो गया है कि आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी। जी, अब जरा ये फरमा दीजिएगा कि अब आप लोग सड़कों के बजाय टेबल टॉक यानी पार्लियामेंट के जरिए जो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो आप फुल एंड फाइनल जो 5 रुकनी कमेटी है आपकी, क्या वही इस तमाम चीजों को हैंडल करेगी? वो कितनी बाइख्तियार होगी? देखिए, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा इख्तियार दे दिए हैं इस पार्टी कमेटी को, स्पेशली उमर रईस साहब को, क्योंकि वो सीजन पॉलिटिशियन हैं और वो समझते हैं कि किस तरह बात करनी है, बात को आगे लेके चलना है। लेकिन जहाँ तक उस्मा कारदार साहिबा फरमा रही हैं कि इकॉनमी बेहतर करनी है और बेलारूस के सदर आए, वो बेलारूस के सदर 28 साल से अपने मुल्क के ऊपर काबिज हैं। जिस तरह आपने देखा कल परसों सीरिया में हुआ, वो 50-55 साल से वो थे और किस तरह लोगों ने उनको निकाल के बाहर किया। एक्चुअली तो लोगों ने
पर कम किया। इसराइल की सारी सपोर्ट थी और अब इसराइल उनके साथ होगा, उनके ऊपर होगा, हावी होगा, ग्रेटर इसराइल के लिए सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब नहीं नुसरत साहबा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप ये जो मिसाल दे रही हैं, आप सिर्फ मुझे इतना फरमा दीजिए कि जब आप लोग का दौरे हुकूमत था तो हर वक्त तो यही होता था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाता था और ये कहा जाता था, मतलब पाकिस्तान को जो है वो जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी उसको एक साइड पे रख दिया गया था, मैं ना मानूं की पॉलिसी अपनाई गई थी। 3 महीने इस तरह तो मामलात नहीं चलते। 3 महीने में 2 दफा OIC की मीटिंग हुई थी और कितने लोग उसमें आए थे कि आपको पता है। जिस तरह आइसोलेशन का एक इल्जाम था हम लोगों के ऊपर, जिस तरह बाकी चीजों का इल्जाम था कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई मार्च हो रही है से लेके सिंध हाउस तक, और फिर किस तरह बकरा मंडी लग रही है और क्या क्या कुछ हो रहा है, उसी तरह का मैडम दो OIC इजलास बड़ी अच्छी बात है कि हुई, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि 2014 के धरने में जब चीनी सदर आना चाह रहे थे तो उस वक्त भी आप लोगों ने रास्ता रोका था। जब SCO का इजलास हो रहा था इस्लामाबाद में, इतने अरसे के बाद इतने ममालिक आ रहे थे, तब आप लोगों ने डी चौक पे धरने की बात की थी। बिल्कुल डिफरेंट रूट थे। जिन लोगों ने वहाँ पे आना था, जिन्होंने असेंबली में जाना था और जहाँ पे हमारा धरना हो रहा था, they were all very different routes and we were not in the comment before। और मेरा ख्याल है कन्वेंशन सेंटर और डी चौक में ज्यादा फर्क नहीं है अगर आप इस्लामाबाद आई हैं तो। नहीं है, बिल्कुल इस्लामाबाद आई हूँ, मैं रही हूँ जी जी 15-20 साल तो मैं वहाँ पे रही हूँ, तो इसमें इस तरह की बात नहीं है। अगर कुछ करना होता है तो वो हो जाती है चीजें। और हमारी तो एक ऐसी जमात है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि वो लाखों लोग थे 26 नवंबर को, और कहीं किसी ने इतनी सा शीशा तक नहीं तोड़ा, कोई चीज नहीं की कि हालांकि गोलियां बरस रही थी। नुसरत साहिबा सारा दिन कवरेज हुई है उस चीज की, वो नजर आया है कि उनके हाथों में क्या, वफाकी वजीर इत्तलात साहब सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि उनके पास से कौन से वेपन्स थे, वो कौन सा अस्करी विंग आप लोग लेकर आए थे, वो सारा सब मंजर आम पर आ चुका है। मैडम हमें पता है कि ये लोग किस तरह आए हैं, फॉर्म 47 के सारे पैदावार हैं, और वो लोग जिनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वो सियासी नहीं है, उन्हें नहीं पता कि सियासी की चीजें किस तरह हैंडल की जाती हैं। अभी तक जो खान साहब का स्टैंड था वो यही था कि फॉर्म 47 वालों से मैंने बातचीत नहीं करनी है। लेकिन अब अगर कोई बात के ऊपर आ गए हैं, आपको पता है कि 9 दिन तक उनके पास ना अखबार था, ना टीवी था, ना कोई चीज था, उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ है। जब उनकी बहनें जाके उनको बताया है कि कितने लोगों की किलिंग हुई और किस तरह लोगों ने सफर किया है, कि 3-4 दिन से वो थके हारे बच्चे थे, उनके पास कोई चीज नहीं थी, उसके बावजूद वो लोग किस तरह आके वहां पे बैठे थे, वो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह फायरिंग होगी। इसलिए कि उनको पता है कि पूरा पाकिस्तान 80% ऑफ पाकिस्तान विद PTI विद खान साहब, तो वो उसको आप आराम से बात करके इस चीज को खत्म कर सकते थे। ऐसा तो नहीं था। आप कह रहे थे कि आप लोग को मेरा ख्याल है उज़मा कारदार साहिबा, आपकी हुकूमत ने तो ऑफर भी किया था कि आप लोग संजानी चली जाएं। नुसरत साहिबा, एक तो आप लोगों ने अदालतों की जो हुक्मनामा था उसको आप लोगों ने हवा में उड़ा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि जलसे जुलूस की इजाजत नहीं थी, दफा 144 लगी हुई थी, फिर भी आप लोग इतने सारे लोगों को लेकर आ गए। आप लोग को हुकूमत क्यों नहीं होता? आप लोग को हुकूमत ने ये मौका भी दिया कि भाई आप डी चौक पे नहीं जाएं, आप संजरानी जाके वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, मगर बुशरा बीबी उसके लिए भी तैयार नहीं थी। खान साहब ने बिल्कुल नहीं कहा था संजानी जाने को। संजानी इज नॉट चले, यही तो मसला है कि आप लोगों को आपके बानी PTI क्या कहते हैं, आपके बुशरा बीबी क्या कहती हैं, आपके दीगर कायदीन क्या कहते हैं, सबकी मुतजाद बातें होती हैं। पहुंचता है, इसलिए वो बेचारी रात के 12 बजे तक वहां पे रही। गाड़ी पे गोलियां लगी, उनके शीशों पे गोलियां लगी, उनके टायर पे गोलियां लगी। नुसरत साहिबा, जिस तरह वो गाड़ी में बैठ के गई हैं और अली अमीन गंडापुर के गाड़ी पे खुद उनके KPK के लोगों ने जिस तरह पथराव किया, उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। मैं क्या बात अब यहाँ बैठ के आपसे करूंगी मैं, जब आने वाली सिचुएशन थी उसमें ठीक है उस्मा, तो वहां नहीं जाने उस्मा कोई इस तरह की चीज नहीं जी, यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं हुआ था। यहाँ पे जब वो 12-12 ठीक है बीवी को जबरदस्ती उस्मा, आज हमारे नायब वजीर आजम ने सागदार साहब ने जो सेनेट में बात की, बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि भाई अभी क्योंकि नुसरत साहिबा ने अपने मैंडेट की बात की थी, उन्होंने ये कहा कि जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो 2018 की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि किस तरह 2018 में PTI ने इलेक्शन जीता था और किसके जरिए जीता था। आज वो सवाल कर रहे हैं मैंडेट चोरी के हवाले से, क्या जवाब देंगी आप?
देखिए बात सारी ये है कि इनको तो मैं ना मानू वाली जो रट है ना वो पक्की तरह जो है वो गर्दान पढ़ा दी गई है। जब इनका उंगली होती है ना जिनकी आरटीएस पे, तो वो इलेक्शन इनको बहुत पसंद है। और जो डस्का में जब धुंध छा जाती है वो इलेक्शन भी इनको बहुत पसंद है। जहां से ये जीतते हैं वहां से इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, और केपी में जहां पे 80% सीटें हैं वहां पे धांधलीशुदा इलेक्शन होता है। तो आप शाजिया चाहे 100 इलेक्शन भी करा दें, इन्होंने यही रोना पीटना डालना है, क्योंकि इन्होंने किसी के मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करना, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। अब आप सोचें, सबसे अफसोसनाक बात शाजिया मैंने इन्होंने अभी की है, नुसरत साहिबा ने, एज ए पाकिस्तानी मैं जितनी भी उसकी मजम्मत करूं वो कम है। उन्होंने सीरिया में जो हो रहा है उसको इतना एक पॉजिटिव तरीके से वो बता रही है कि वो देखें जी कितना अच्छी एक बात हो गई, लोगों ने उठा के हुकूमत को बाहर भेज दिया। मैं कहती हूं कि ये चाहते, अगर ये इनकी यही माइंडसेट है, अगर यही इनकी जो जहन साजी की गई है, तो फिर ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दरारें डाल रहे हैं पाकिस्तान के अवाम में और उसके जो इदारों में। सीरिया में बागी लोग जो थे, जिन्होंने बगावत की, वो अवाम नहीं था, वो लोग थे जो बगावत जिन्होंने की और रियासत को हमला करके और इस तरह जिच पहुंचाई, और साल से वो ये कर रहे थे। ये लोग जो है पीटीआई में जो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, जो जिनकी जेन साजी है, वो यही चाहते हैं। इन्होंने पाक फौज की चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब किया, उनके अपने वेटरन्स को उन्होंने खिलाफ उकसाया फौज के, और अपने जवानों को उकसाया फौज के खिलाफ। इनको किसी बात की परवाह नहीं है कि पाकिस्तान, अब मैं आपको बताती हूँ, आलमी इदारे फेक न्यूज के जो वॉच डॉग है, उन्होंने कहा कि जितना नुकसान इन्होंने झूठ और फेक न्यूज फैला के पहुंचाया है 26 नवंबर के बाद, उससे पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ है। ये जो बात करते हैं ना कि जी इतने लोगों की लाशें, ये इनके पास अगर एक भी सबूत होता ना शाजिया, तो ये किसी अदालत में जाते, ये किसी कोई एफआईआर कटवाते, ये कम से कम और कुछ नहीं तो खड़े होके अपने कारकुनों को वहां पे बचाते। अगर इनको कोई जख्मी नजर आया था तो इनका तो लीडर भाग गए, गंडापुर सबसे पहले भाग गया, फिर बुशरा बेगम भागी, कोई इनका एमएनए, कोई इनका एमपीए नजर नहीं आया जिनकी जिम्मेदारी थी। जो के कारकुन, अगर आप समझ रहे हैं कि भी उनको कोई तकलीफ पहुंच रही है, तो आप सामने उनके जाएं, उनको अपनी गाड़ियों में बिठाएं और उनको रेस्क्यू करें वहां से। इनके पास तो कोई सबूत है नहीं, इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे गंद फैलाया है, ठीक है, लाशों की सियासत की है। सिर्फ पाकिस्तान के रियासत के इदारे जो हैं उनको इंटरनेशनली इन्होंने बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे शाजिया, हम अवाम हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम ये नहीं होने देंगे। ये मजमूम साजिश हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर इन्होंने पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं तो ये बैठे पार्लियामेंट में, वहां पे बात करें। 100 से ज्यादा इनके एमएनए बैठे हुए हैं जो कि मुनासिब भी बात करते हैं, लेकिन ये बानी साहब इनको टिकने नहीं देते। बानी साहब को खुद बहुत लगी रहती है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कब मिलेगी। वो ये समझते ही नहीं है कि ऑपोजिशन एक फाल किरदार अदा कर सकती है या उनको ऑपोजिशन में होना चाहिए। ठीक है, वो समझते हैं मेरा ये बर्थ राइट है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं, ताहयात बना रहूं। ठीक है, तो चले, ये तो नहीं हो सकता। उस्मा आपका बहुत शुक्रिया, नुसरत आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन जो भी इस वक्त डिस्कशन हुई है उसका जो कंक्लूजन निकल रहा है वो यही है कि भाई इंतशार और अनारकी से जो है मुल्क तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। जितनी भी आपकी जो मुज़ाकरात के बारे में आप लोग बात करें पीटीआई वाले, तो उसका जो है वो सियासी मुज़ाकरात और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है मसाइल हल करने की बात की जाए, तभी पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। एडीबी ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए $53 करोड़ कर्ज और फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी, लेकिन साथ साथ एक बड़ी अच्छी खबर है, एक सर्वे के हवाले से बात करना है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का जो एक सर्वे हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है गुज़िश्ता साल की निस्बत उसकी मईशत में काबिल के जिक्र जो है वो बेहतरी आई है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की फलस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फलस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात करेंगे जो दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं उनको हमें फाइनेंस और जो हमारे कर्ज हमें मिलते हैं उससे जो हमारी मईशत में बेहतरी आती है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी मदद मिलती है। तो इसी तरह एडीबी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में 53 करोड़ डॉलर देने की जो बात की है उससे यकीनन जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें बेहतरी, जो मंसूबे हैं उनमें बेहतरी होगी, उसी पर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आज SIFC का भी इजलास हुआ था और इस इजलास में भी जो मंसूबे हैं, जो फाइनेंसिंग वाले हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की भी बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर भी हुई है। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। एनर्जी एक्सपर्ट हैं आप। हमारे साथ जफर सुबानी साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। जफर साहब, आपसे मैं पहला सवाल ले लेती हूँ कि ये जब हम बात करते हैं एडीबी की, वर्ल्ड बैंक की और दीगर जो मालियाती इदारे होते हैं उनसे जो हमें फाइनेंसिंग होती है, जो कर्ज मिलते हैं, यकीनन जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ मंसूबे होते हैं, उन मंसूबों से आवाम के लिए क्या बेहतरी होती है उसमें? जी शुक्रिया शाजिया। देखिए, इस वक्त बिजली का जो एक आपका चैलेंज है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा चैलेंज है बिकॉज जीडीपी का लिंक जो है वो बिजली की जो है वो अवेलेबिलिटी एट सस्टेनेबल वे एंड अफोर्डेबल वे। आप ये आई थिंक जब से न्यू गवर्नमेंट आई है तो बिजली के जो मुआहदे IPPs के हैं उस पर आप रेगुलर अपडेट आ रही होती है। ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आपके, जहाँ पे हमने एग्रीमेंट्स किए हैं 15-20 साल पहले, उसको हम कोशिश कर रहे हैं तो बेस्ट तरीके से एग्रीमेंट हो जाए ताकि बिजली की प्राइस अफोर्डेबल हो जाए एंड इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ हो उसके अंदर। अब जो ये इस वक्त ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस हैं इसके ऊपर इस वक्त जो है ये एडीबी का इन्होंने फाइनेंसिंग किया है। आज एक नेपरा की रिपोर्ट भी आई है जो इन्होंने पिछले साल जो 23-24 खत्म हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट दी है, और जो रिपोर्ट वो इतनी अच्छी नहीं आई है बिकॉज ये सारे फोर्सेस इंटरनल उसमें फोर्सेस तो हैं नुकसान जो बताया हमारे हाथ 281 में अरब है। रुपए का। जी जी जी, वो हमारे इंटरनल हमारे हाथ में है कि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन के लॉसेस हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करें ताकि जो ये इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा होल जो है वो हमारी बिजली का जो सर्कुलर डेट जो है जो दो कंट्रोल में है, लेकिन उसकी एक कॉस्ट आई है कि उसकी बिजली की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप ये देखें कि जो आपकी कंजम्पशन जो है बिजली की, एक सोलर की भी एक और रीज़न है, लेकिन बिजली की कंजम्पशन जो है बहुत तेज़ी से जो है ना वो कम हुई है एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर जीडीपी। ठीक। जीडीपी में आप एक और इम्पोर्टेंट बात जो देखने वाली बात है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग LSM की जो बात करते हैं, इशारे अच्छे हैं, हमारे करेंसी स्टेबिलिटी है, हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, लेकिन LSM इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त साकित है आपकी। जब तक का पहिया इकोनॉमी का चलेगा नहीं आपका, और उसके लिए अफोर्डेबिलिटी और बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडीबी का जो ये प्रोजेक्ट है वो डेफिनेटली जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर बराबर तरीके से हो जाए तो हमारे लॉसेस को जो है उसको ये कम करेगी, ताकि जो है हमारे इंटरनली जो कुछ कर सकते हैं प्राइस कम करने के लिए। पावर प्रोजेक्ट के साथ नेगोशिएशन तो चल रही है, लेकिन ये चीजें हैं जिससे जो है वो हेल्प मिलेगी, हमारी बिजली की जो कॉस्ट है, जो चार्ज होता है लॉसेस को, उससे जो है ना कमी हो ठीक है जाए। जफर साहब, सर ये बता दीजिएगा कि इस वक्त नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक जो बिजली की कंपनी है उनके जेर इंतजाम इलाकों में कुल 140 मौलिक हादसात हुए हैं। क्या मतलब के इलेक्ट्रिक के सर्विस एरिया में सबसे ज्यादा 34 हलाकतें हुई हैं। बिजली कंपनियां सेफ्टी के मेयारात पर उस तरह पूरी नहीं उतर रही हैं। तो हम जो मुख्तलिफ लूप होल्स देख रहे थे उसमें ये सेफ्टी मेजर्स कितने जरूरी हैं?
आई थिंक ये जो रिपोर्ट बड़ी एक, अगर ये एस्पेक्ट देखें, जो सेफ्टी मेजर्स में जो ये साल की परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक का डिटोरिएट हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। स्पेशली इन्होंने एक हवाला केई का दिया हुआ है। जी। केई जो है, मैं कराची में रहता हूँ एंड आई कैन सी कराची इलेक्ट्रिसिटी ने इम्प्रूवमेंट एक अच्छी खासी की है। आपके जो है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर खरीद रहे हैं, पे कर रहे हैं बराबर। लेकिन जो ये वाला इशू जो है आपका सेफ्टी के बारे में, वो बड़ा खतरनाक है। जान किसी की भी हो, एम्प्लॉय की जान हो या आम पब्लिक की जान हो, वो बड़ा ऐसा एरिया है कि जो पूरा कंट्री में जितने डिस्कोज हैं और केई का है, वो बड़े लॉसेस उनके बड़े हैं। वो बहुत ही ऐसा है कि वॉर फुटिंग के ऊपर केई और जो डिस्कोज हैं जहाँ पे आपका तनजुली आई है इस एरिया में, उसको बड़ी तरीके से जो है ना वो करना चाहिए। आप बिजली की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो उन्होंने अपने सर्कुलर डेट कंट्रोल में किया है। बट आई थिंक सेफ्टी इज़ अ प्राइम इशू। और हम आजकल जो पूरा जो सिस्टम है, ईएसजी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल और जो है ना गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गवर्नेंस के अंदर जो है सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसके ऊपर हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक। उनको जो है वो वोटिंग के ऊपर देखना चाहिए कि क्यों हुआ है। और दूसरी बात ये है कि लोगों को तालीम दी जाए। हमारे यहाँ ये भी होता है कि जो हमारे आम पब्लिक है, वो एक जो सेफ्टी के मेजर्स हैं वो फॉलो नहीं करते। आए दिन आपका जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो गया है, वहाँ आग लग गई है। तो आई जी। थिंक हमें हमें एवरीबडी हैज टू प्ले द रोल। दे नीड टू फॉलो द सिस्टम सो दैट ये जो लॉसेस हैं, नागानी लॉसेस होते हैं, ठीक है, जाने जाती हैं। चलें अब जरा हम बात कर लेते हैं ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे आया है, और यकीनन ये रिपोर्ट बड़ी खुश आइंद है कि गुज़िश्ता साल के निस्बत जो है पाकिस्तान की मईशत में काबिल ज़िक्र बेहतरी आई है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं, और हुकूमत जिस तरह से इस वक्त इकोनॉमी को लेकर इकदामात ले रही है, उसका क्या हमने महंगाई देखी सिंगल डिजिट पर आए हैं, और जो अवाम का एतमाद है वो पिछले साल की निस्बत हुकूमत की मुआशी इकदामात पर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये मेरा ख्याल है कि ये इंडेक्स कल से आपका व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है। जी। आई थिंक मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ आपके ऑप्टिमिस्टिकली कंट्री के लिए। कंट्री ने बहुत टफ टाइम देखा है आपका 2023 के जून तक का। उसके बाद से चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी हमें बहुत सारी मंजिलें तय करनी है। जी। हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए आपकी। एंड स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसीज है सब ठीक है, लेकिन हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एलएसएम जो है, लॉन्ग स्केल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसके जो है ना जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आज एसआईएफसी का भी इजलास हुआ तो उसको ये करना चाहिए। बट ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और हमें ऑप्टिमिस्टिकली इसको इसकी तारीफ करना चाहिए। मैंने ये देखा है कि इसमें भी हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी उन्होंने उसका नेगेटिव परसेप्शन लिया है। बट आई थिंक बहुत अच्छी बात है एंड आई फील दैट नेक्स्ट 6 मंथ और 2025 के अंदर मुल्क के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। कंट्री का जीडीपी जो है वो इस वक्त बहुत कम है। इस वक्त जीडीपी सिर्फ जो हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके आसपास है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी गुड थिंग। हमारा जो है जीडीपी स्लोली इसको बढ़ाना चाहिए। दो चैलेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज का आता है, जो हमारे पास इंपोर्ट पैसे नहीं होते, बट जिस तरह स्टेट बैंक इसको कर रहा है, हमें ग्रेजुअली एलएसएम को 4 4.5 पे लाना चाहिए ताकि हम तरक्की हो। और जो आवाम है, जो हमारी 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसको जो है आपको काम की अपॉर्चुनिटीज मिले और तमाम कंट्री में वो सपोर्ट करे इनकम के अंदर, और कंट्री को टैक्स अच्छा रेवेन्यू जफर भी साहब, करे एंड इसी कंट्री आगे बढ़े। जफर साहब इसी रिपोर्ट में एक बात की गई है कि पाकिस्तान में 2024 में महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, और हम बात भी करते हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी ये बात एड्रेस कर चुके हैं, इस बात का इदराक उनको हुआ है कि इस महंगाई का जो है, ये जो महंगाई कम हुई है, इसका एक आम आदमी पर उस तरह से असर नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? दो बातें मैं कहूंगा। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उसने कहा था कि 3 साल में क्यूमुलेटिव महंगाई है 75% हुई है। तो जो बेस हाई हो गया आपका, उसके ऊपर परसेंटेज कम है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी लोगों की मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जो आपका जो सवाल है, मैकेनिज्म जो है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो प्रोविंस के अंडर में आता है,
वो सही तरीके से फाल नहीं है। अभी इन्होंने जो है वो आपका वेजिटेबल ऑयल के ऊपर देखा कि जो है ना इंटरनेशनली प्राइस उसकी बहुत कम हो रही है, लेकिन यहाँ प्राइस बढ़ रही थी। कुछ इसमें इन्होंने मेजर्स लिए तो प्राइस कम हुई। तो जो प्रोविंस के लेवल के ऊपर जो आपका मैकेनिज्म है प्राइस कंट्रोल करने का, कंपैरिजन मार्केट, उसकी जो है वो जरूरत है कि लोग कि लोगों को उसका बेनिफिट हो, और प्राइस ठीक है। जहां पे वो देखें कि मर्चेंट्स अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, कार्टेल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कंट्रोल करें ताकि ठीक है। आम आदमी को उसका चलो बेनिफिट हो एंड दे कैन एंजॉय दैट लोअर डॉक्टर, इन्फ्लेशन। ठीक है डॉक्टर गुलफराज साहब, अब हम जरा बात कर लेते हैं ये जो एसआईएफसी का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का 11वां इजलास हुआ है। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि मौशी इस्तेहकाम और खास तौर पे तवानाई के जो शोबे हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है? एसआईएफसी जो हमारे जो बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, पहली बात तो ये है कि ये ज्यादा चीजें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होनी चाहिए। और फिर बात यह है कि जब तक आप अदारों के सरबराह को जो प्रॉपरली क्वालिफाइड और डायनेमिक सरबराह ना हो, तब तक अदारे मुतहरक नहीं होते। और उसका ताल्लुक ये भी है कि गवर्नमेंट इटसेल्फ की भी होनी चाहिए, डायनेमिज्म होना चाहिए और लेजिटिमेसी होनी चाहिए। जब तक एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट डायनेमिक नहीं करेगी और दारों के सरबराह को ज्यादा हाल नहीं करेगी, तब तक ये टारगेट जो है ये थियोरेटिकल रह जाएंगे, ये प्रैक्टिकल अचीव नहीं होंगे। ठीक है। अब जफर साहब, आपने भी बात सुनी, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसा ही है कि हम जो तवानाई के शोबे के तहफ़्फ़ुज़ में एसआईएफसी का रोल तो देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें उनमें जो पेशरफ्त है उसका जायजा लिया जा रहा है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है इसको बेहतर करने के लिए? एसआईएफसी जो है वो लास्ट 3 साल से जो है उसका जो है फंक्शनिंग हो रही है अभी तक का। लेकिन जहाँ तक एसआईएफसी का बहुत ब्रॉड मकसद है, एक तो जो सेक्टोरियल की चैलेंजेस हैं उसको वो कवर करता है और बाहर की इन्वेस्टमेंट को जो है वो कोशिश करता है कि अट्रैक्ट करे। लेकिन जो एक जनरल पॉलिसी है, गाइडलाइन है, आज भी जो एसआईएफसी का जो इजलास है जो मैंने उसकी जो देखी है उसमें जो चैलेंजेस डिफरेंट सेक्टर के हैं आपके आ रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी के सेक्टर के आ रहे हैं, उसकी तरफ कोशिश की गई है कि वो रिजॉल्व करें ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहले तो ये बात सुन ले शाजिया कि हमें जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, जो अच्छी बात है। जी। कल भी जो है एंग्रो के जो कॉप के जो सबद साहब है उनका इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने भी जो एक टावर्स को जो है आपकी कंपनी को परचेज किया है कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है। तो ये कम ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ रहे हैं। लोकली जब इन्वेस्टर्स जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सॉरी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, बट आई थिंक हम करीब करीब है। एंड जैसा मैंने कहा था कि अभी हमें 4-5 महीने और जो है ना टाइम लगेगा, जब जो है उसका जो है ना समन आना शुरू होगा, लोग डोमेस्टिक वाले अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जी। एंड देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। बट अब सही तरीके से आ रहे, बेनिफिट जरूर अभी नहीं मिला है, बट आई थिंक जिस तरीके से इकोनॉमी की चीजें आ रही है, बेनिफिट नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में एक हमें नजर आना शुरू होगा। ठीक है। तो डॉक्टर गुलफराज साहब, इस वक्त ताजिक वजीर तवानाई पाकिस्तान में मौजूद हैं और यकीनन पाकिस्तान के तवानाई शोबे की तरक्की के हवाले से उनसे हमें एक उनका कोऑपरेशन भी हमारे साथ है। आप क्या समझ रहे हैं कि ताजिकिस्तान तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की किस तरह मदद कर सकता है? देखिए जी, ताजिकिस्तान हमारा क्लोज नेबर है, एक छोटा सा कॉरिडोर है 14 किलोमीटर का जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आता है। बड़े अरसे से हमने ताजिकिस्तान के साथ कासा 1000 का मंसूबा तय किया हुआ है और उसको अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि वहां से बिजली आनी शुरू हो जाए। तो इसके अलावा एक तो ताजिकिस्तान के पास हाइडल पावर के बहुत रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान उस इलाके में ला सकता है जहां पर हमारी अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी कम है। और दूसरा यह है कि ताजिकिस्तान के साथ हम बाहमी तजारत कर सकते हैं, बस ऐसी चीजें जो ताजिकिस्तान को जरूरत है और पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और इसी तरीके से वहां से भी हम कोई वो चीजें ला सकते हैं जो जिसकी पाकिस्तान को जरूरत हो। तो मेरे ख्याल में ताजिकिस्तान के वजीर तजारत का पाकिस्तान में होना
एक खुशाइंद बात है। हमें इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और अमली इकदाम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर गुलफराज साहब, आपसे एक सवाल ले लेती हूँ क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है एनर्जी में। ये जो एडीबी ने तकरीबन 20 करोड़ का जो ग्रांट दिया है, कर्ज मंजूर किया है, तो बिजली की जो तरसीली निज़ाम है उसमें आप क्या समझते हैं कि उसको अपग्रेड किया जा सकेगा, उससे कुछ मदद हासिल हो सकेगी? देखिए जी, पहली बात यह है कि हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता था जब तक हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ना हो। और ये जो आप एडीबी की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज सोच समझकर स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर वो पाकिस्तान को एक लोन देंगे, टारगेटेड लोन होगा जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए होगा। एक तो ये है कि हमें वो इनेबलिंग फंड मिल जाएंगे। अब अभी पाकिस्तान के ऊपर मुनसर होता है कि वो किस तरीके से उन फंड का फायदा उठाते हैं और वाकई अपने जो नेशनल ग्रिड है उसको फाल बना देते हैं, उसको इम्प्रूव कर देते हैं, उसकी जो कमजोरियां वो कम कर देते हैं। उसमें जो एक तो बिजली की चोरी होती है उसको भी कम करेंगे, या बिजली के लॉसेस होते हैं उसको कम करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो अरसे दराज से सालों साल से हमारे पास एक मजबूरी थी कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे नेशनल ग्रिड को इम्प्रूव करने के लिए, अब वो एडीबी ने अगर फंड प्रोवाइड कर दिए हैं, अब हमारे पास मौका है कि हम एक इफेक्टिव यानी मॉइस्चर सिस्टम लेकर आए। ठीक है, अदारों। अच्छा, लास्ट एक आपसे सवाल ले लेती हूँ गुलफराज साहब, क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से मंसूबे हैं अभी जो बिजली की बढ़ती हुई तलब को जो है वो पूरा कर सकते हैं? देखिए, ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है। जो मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो मुकम्मल हुए हैं, उनसे तो बिजली हम ले नहीं रहे हैं और उनको कैपेसिटी पेमेंट पूरी कर रहे हैं। इसलिए बिजली नहीं ले रहे हैं कि हमारे पास बिजली की डिमांड नहीं है, वो उसमें लॉस में जा रहे हैं। अच्छा। तो अब मेरे ख्याल में जो हमारे पास बिजली मौजूद है, अगर उसकी यूटिलाइजेशन को हम बना दें, मौसर कर दें और हमें वैसे कैपेसिटी पेमेंट वैसे ना देनी पड़े, तो बाकी नए बिजली के मंसूबों की तरफ अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि बिजली की पैदावार जो है वो डिमांड से ज्यादा हो रही है? बिजली की पैदावार की कैपेसिटी डिमांड से ज्यादा है। ठीक है, पैदा नहीं कर रहे, ठीक है, पैसे दे रहे। लेकिन साथ ही मैं एक जरूरी चीज बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ये शमसी बिजली बन रही है, ये जो सोलर बिजली है, उसका काफी ज्यादा तरक्की का रुझान है, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों में जहाँ नेशनल ग्रिड नहीं भी है, वहाँ भी लोग अभी बिजली का यूज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत अच्छा उसका असर पड़े। ठीक है डॉक्टर गुलफराज, आपका शुक्रिया। जफर साहब, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है नाज़रीन, और जिस तरह हुकूमत की हम मौशी जो इक़दामात हैं उसको देख रहे हैं और वो ग्रेजुअली जो है हमें उसके समरात भी नज़र आ रहे हैं। मैंने आज उस पर डिस्कशन भी की, मेरे मेहमानों ने अपनी सजेशंस भी दी, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इक़दामात है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मकामी इक़्तिसादी हालात पर इस वक्त जो सर्वे के मुताबिक बात कर रही हूँ कि 20% जो आवाम है उनका एतमाद बढ़ा है और यकीनन आने वाले वक्त में और बेहतरी आएगी। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह ने के पान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।